नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की बात जो नवादा से इस वक्त आ रही है। नवादा में बीती रात एक निर्माणाधीन होटल में भीषण आग लग गई। आगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शहर के सद्भावना चौक के पास एक निर्माणाधीन होटल में लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इससे पहले वहां सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि होटल बनकर करीब करीब तैयार हो चुका था और कुछ ही दिनों बाद इसका उद्घाटन होना था। होटल मालिक अरविंद गुप्ता ने जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया और पुलिस से इसकी लिखित शिकायत भी की है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए नवादा में एक निर्माणाधीन होटल में देर रात भीषण आग लगी और इस आगलगी में सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा था कि होटल करीब करीब बनकर तैयार था और कुछ ही दिनों में होटल का उद्घाटन भी होने वाला था। और हालांकि होटल के मालिक अरविंद है, उन्होंने कहा कि जानबूझकर किसी ने आग लगाई है। इसे लेकर होटल मालिक ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। इन तस्वीरों को देखकर आप आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं, कितनी तेजी से आग फैली और इस आग में होटल का सब सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन सेवा नवादा से 3 वाहन प्रस्थान किया। घटनास्थल पर पूरे कर्मचारी दल बल के साथ पहुंचकर आग को पूर्ण रूप से काबू पाया। किसी ने मेरा आग लगाया, नहीं लगाया गया। पार्ट में लगाया, अलग अलग आगे आग लगल था। हम जब घुसे तो बीच में तो आग था ही नहीं, अब अंदर वाला रूम में भी लगा हुआ है। सब जगह अलग अलग। जब भी आग जाता है तो सीधे लपेटते हुए एक लाइन से जाता है, बीच में आग नहीं है, बीच में आग लगने नहीं है, पिछला रूम में भी लगा हुआ है। आरा से भी एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। आरा में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। घर लौटने के दौरान युवक को गोली मारी गई है। घात लगाए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। धनगाई थाना के कृषि फार्म हाउस के पास की यह घटना है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरा से बड़ी खबर, जहां युवक को गोली मारी है उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक घर लौट रहा था, इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारी, उसकी हत्या कर दी। धनगाई थाना के कृषि फार्म हाउस के पास की यह घटना है। मुजफ्फरपुर में 2 दारोगा पर शराब बेचने और पीने के आरोप में गाज गिरी है। तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने दारोगा बीके यादव को शराब का धंधा करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। वहीं दूसरे दारोगा मनोज राम निराला को ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। बीके यादव पर शराब माफिया से मिली भगत का आरोप था, तो वहीं पीएसआई मनोज राम निराला को ड्यूटी पर रहते शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल के एक पूर्व में प्रशिक्षु दरोगा थे, पुलिस अवर निरीक्षक, जिनमें पाया गया था कि वो अब शराब व्यापारी हैं, अवैध शराब के कारोबारी हैं। उनके साथ उनकी मिली भगत है, उनसे साठगांठ है, उन्हें मदद पहुंचा रहे थे। तो इस संबंध में उन्हें घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया था, प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें जेल भेजा गया था। उसी मामले में उस पुलिस अवर निरीक्षक को मेरे द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है। इधर गया में उत्पाद विभाग की टीम ने अलकतरा लदे ट्रक से 500 किलो गांजा जब्त किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड की ओर से आ रहे अलकतरा लदे ट्रक को रोका। ट्रक से 500 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने धंधेबाज पिता पुत्र को भी गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में एक ट्रक जिस पर कि अलकतरा लोड है और उस ट्रक को संदेह होने पर उसको हम लोग रुकवाए। तो रुकवाने के उपरांत उसका ड्राइवर जो है, उससे जब पूछताछ किया तो वो बताया अलकतरा है, लेकिन उसी क्रम में एक ड्राइवर भागने का प्रयास किया। तो विशेष संदेह होने पर हम लोगों ने ट्रक के ऊपर चढ़ के देखा तो उसमें अलकतरा के नीचे लगभग 5 क्विंटल 500 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक जयराम और दूसरा उसका पुत्र अजीत कुमार। जमुई में नाबालिग को अगवा कर जबरन निकाह और धर्मांतरण कराने के आरोपी पप्पू खान अब तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को पप्पू खान के घर से बरामद कर लिया। लड़की को पूरे परिवार के सामने से अगवा किया गया। सरेआम अपहरण, निकाह और धर्मांतरण की इस वारदात से दलित बस्ती के लोगों में खौफ है। जमुई में दलित बेटी का जबरन धर्मांतरण, घर से अगवा कर मस्जिद में कराया निकाह।
नाबालिग के परिजनों को जान से मारने की धमकी। दलित बेटी के धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों? मां, बाप, भाई, भाभी सब देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने घर की चहेती लाडली को पप्पू खान नाम का एक गुंडा बंदूक की नोक पर उठा ले गया। फिर पता चला कि 14 साल की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराकर मस्जिद में निकाह करा दिया गया। 23 तारीख को यही हुआ कि आया लेकर लड़की को ही चला गया। और आवाज पिस्तौल दिखा के गोली चार्ज कर दिया कि से एकदम सब शांति रहो, उन्हें सबका हम जान मार देंगे। तो हम लड़की टान के हम ले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं कोई बकवास कर सकते हो। लेके चले गए, हम लोग घर पकड़ लिया, भाई गोली बंदूक चलने लग, क्या करते हैं। उस दिन जब लेकर लड़की को लेकर गया था तो आप यहीं थी, तो क्या हुआ था आपके साथ? हमको गोली गिराया वही, और लड़की घींच के ले चला गया, हमको ढकल दिया। देखिए हमारा पट्टी बना हुआ है, ढकल दिया, पसली टूट गया मेरा। दिल दहलाने वाली ये घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर की है। वारदात 23 मई की है, मगर यहां बेटी को अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराने वाले उन गुंडों का खौफ ऐसा है कि घर वाले 10 दिन बाद किसी तरह पुलिस में जाने की हिम्मत जुटा पाए। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर गांव के जो दलित परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि नाबालिग बेटी को जबरन अगवा कर उसका निकाह कराया गया है और उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। ऐसे में ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पुलिस के पास देरी से इसलिए पहुंचे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका खौफ है और जान से मारने की धमकी जो दी गई थी, इस कारण वे लोग देरी से पहुंचे थे। इन लोगों का मांग है कि इस पर कार्रवाई हो और साथ ही इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों की आबादी यहाँ पर बहुत कम है, मुश्किल से 4-5 घर ही हैं। ऐसे में हम लोगों को सुरक्षा की मांग है। दलित परिवार के लोग यहाँ जो रहते हैं दीननगर गाँव में, उनका कहना है कि यहाँ हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएं हो सकती है। एक बेटी के अगवा, धर्मांतरण और जबरन निकाह की इस वारदात से इस दलित बस्ती के लोगों में खौफ है। उन्हें जान के साथ बहु बेटियों की हिफाजत की चिंता खाई जा रही है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, मगर सवाल है कि इतने बड़े मामले पर 11 दिन बाद भी हर तरफ खामोशी क्यों है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। फर्टिलाइजर घोटाले के आरोपी आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को 10 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। अमरेंद्र धारी सिंह को कल ही गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। मामला खाद पर सब्सिडी के बहाने बड़े घोटाले का है। और इधर बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे कुछ अलग खिचड़ी पकाने में जुटे हैं। वो अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी के नोटिस से बेपरवाह दिख रहे हैं, क्योंकि कल ही पार्टी की ओर से उन्हें नोटिस मिला और कुछ ही देर बाद वो दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिले। गौर करने वाली बात यह है कि टुन्ना ने नीतीश के खिलाफ शहाबुद्दीन का बयान ही दोहराया था, जिस पर बीजेपी ने उन्हें नोटिस दिया है। लेकिन जवाब देने से पहले टुन्ना ओसामा से मिलने पहुंच गए तो नए सवाल खड़े हो गए। हालांकि टुन्ना पांडे ने आरजेडी में जाने की बात से इनकार किया। वहीं बीजेपी का रुख सख्त है और टुन्ना पांडे के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। लक्ष्य यह है कि पटना के 3 बड़े अस्पतालों में पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस में ऑक्सीजन प्लांट लग जाए। इसके लिए पीएमसीएच में लगातार काम भी चल रहा है। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि टैंक लगने के बाद 5000 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। 15 जून तक पटना के सभी 3 बड़े अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यानी उसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है। पटना के पीएमसीएच की तस्वीर आपको जरा दिखा दें कि देखिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और यहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगना है। लिक्विड ऑक्सीजन में बिहार पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, जिसको लेकर पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस समेत
सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं 10 मेडिकल कॉलेज में ये ऑक्सीजन प्लांट बिठाया जाना है, जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को सहयोग कर रही है। तो ये तस्वीर आपको पीएमसीएच की हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो एनएमसीएच या आईजीएमएस है वहां पर भी इसी तरह से काम चल रहा है और सभी जगह 20 KLD के 2 टैंक लगने वाले हैं। तो अभी टैंक हालांकि यहाँ पहुंचा नहीं है, कई जगह टैंक पहुंच गए हैं, लेकिन 15 जून तक जो लक्ष्य दिया गया है उसको लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। जरा बात करते हैं पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, 15 जून तक लक्ष्य दिया गया है, क्या लग रहा है टारगेट पूरा कर लेंगे? 99% है कि हम इसके टारगेट को अगले वीक ही पूरा कर लेंगे। कितनी क्षमता वाला प्लांट आपके यहाँ लग रहा है और कितने टैंक लगे? एक्चुअली 2 टैंक लगने से ये है कि 5000 अगर मरीज है उसका भी हम कैटर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो आप जगह देख पा रहे हैं, हम जहाँ मौजूद हैं यहीं पर टैंक लगाया जाएगा। बाकी चारों तरफ जो अभी मजदूर जो लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से उसे पार्क में तब्दील किया जाएगा, वृक्षारोपण होगा और चारों तरफ बाउंड्री वाल करके यहाँ पर पार्क का निर्माण किया जाएगा ताकि सौंदर्यीकरण का भी ख्याल रखा जाए। और इसी मोड में बाकी जो अस्पताल हैं, बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर भी इसी प्रकार से तैयारी चल रही है। ऐसे में जो लक्ष्य दिया गया है 15 जून तक, तो सभी अस्पताल प्रयास में है कि जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को हम पूरा कर लें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना वजह कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासित और कांग्रेस के सहयोग से जिन राज्यों में सरकार चल रही है वहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। उन्होंने जनता से कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे। उनका यहां 4 दिनों का दौरा है। हमारी आबादी 130, 35, 40 करोड़ की आबादी है। हम वैक्सीन की पूरी तैयारी कर लिए हैं। वैक्सीन पर राजनीति करने के बदले वैक्सीन पर कभी पॉजिटिव एडवाइस नहीं किया, केवल मोदी को कॉर्नर करना। लेकिन मोदी किसी के खिलाफ नहीं बोले। मोदी ने केवल देश की सेवा के लिए अब वैक्सीन एक एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा और वैक्सीन 5 तरह की वैक्सीन अब बनना शुरू हो गया। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी को अनिवार्य रूप से अवकाश दे दिया गया है। उन पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता संबंधी आरोपों की जांच के लिए गठित जांच कमेटी को सहयोग नहीं करने का आरोप है। राजभवन ने देवी प्रसाद तिवारी को अनिवार्य रूप से अवकाश देते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। दरअसल वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति देवी प्रसाद तिवारी पर लखनऊ विश्वविद्यालय में रहते हुए वित्तीय अनियमितता, आउटसोर्सिंग में बहाली और वेतन भुगतान के साथ साथ पुस्तक घोटाला समेत कई तरह के आरोप लगे थे, जिसमें वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जांच का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद बिहार में उन्हें वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। इसी को लेकर विवाद चल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत हो रही है। वीसी ने बताया कि एग्री जर्नलिज्म, एग्री टूरिज्म और एग्री वेयर हाउस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा कई फार्म मैकेनाइजेशन, सीनियर सिटीजन असिस्टेंट, नर्सरी मैनेजमेंट सहित कई सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। इनके नामांकन के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 21 जून है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें अपना जो जनरल इनरोलमेंट रेशियो है उसे बढ़ाकर 30 से 35% तक ले जाना है। और इसके साथ ही हमें ये चाहिए कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें, हमारी शिक्षा उन लोगों तक भी पहुंच सके जो कि हमारी औपचारिक शिक्षा में अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने 2 तरह के कोर्सेज शुरू किया है। एक है हमारा सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का और दूसरा जो है हमारा पीजी डिप्लोमा कोर्स। नमस्ते बिहार में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. है आज की सुर्खियां। दानापुर के मनेर में थाना के पास आग लगने से करीब 6 दुकान जलकर राख हो गई। 2 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि चिंगारी कहां से और कैसे उठी। इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो दानापुर की तस्वीर देखिए, मनेर के पास आग लगी और देखते देखते आग ने यहां तांडव मचाया। लाखों के नुकसान की आशंका है। आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। किशनगंज सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग पर देर रात पश्चिम बंगाल के गोरधप्पा के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में 2 किशनगंज जिले के पिछला पंचायत के रहने वाले थे। नेशनल हाईवे 27 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। गाड़ी की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना जबरदस्त हुआ होगा। नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गोरधप्पा के पास यह हादसा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से फोन पर बातचीत की और ज्योति के पिता की मौत पर संवेदना जताई। बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने ज्योति की पढ़ाई के खर्च का जिम्मा उठाया और परिवार की देखरेख का भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान ज्योति ने प्रियंका गांधी से मिलने की इच्छा जताई। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होते ही वो उससे दिल्ली में मिलेंगे। ज्योति से प्रियंका गांधी की बातचीत के दौरान वहां कांग्रेस नेता डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी भी मौजूद थे। हाँ, एक एक करके कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम ज्योति जी से बात करना चाह रहे हैं। फिर हमने इनसे बात की और हमने लाइन अप किया, इनकी बात हमने करवाई। बात हम लोगों ने इनको करवा दिया। उन्होंने संवेदना व्यक्त की और ये बताया कि पूरी तरह से इनके जो परिवार और इनके साथ जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पूछ रहे थे प्रियंका दीदी ने कि मतलब बाबू कैसे पापा डेट कर गए, तुम सारा बात बताए तो हम बोले कि यही लॉकडाउन के चक्कर में आए थे, ये लॉकडाउन में, और मेरे पापा यही लॉकडाउन में डेट कर गए थे। तो सारा चीज़ बोले तो बोला तुम चिंता मत लो, पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब हम उठा रहे हैं,
ठीक है, तुम्हारी फैमिली का भी खर्चा सब उठा रहे हैं, जो चीज़ का कमी हो हमको कॉल करना, हम तुम्हारे साथ देंगे। पूर्व मध्य रेलवे 5 जून से स्पेशल 24 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि सभी ट्रेनों में यात्री अनारक्षित टिकट लेकर बैठ सकेंगे और यात्रियों को फेस मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे जल्द ही उन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा जिन्हें कोरोना काल में पैसेंजरों की संख्या कम देखते हुए बंद कर दिया गया था। 5 जून के प्रभाव से हम 12 जोड़ी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका परिचालन तुरंत बहाल कर रहे हैं। इनमें जो मुख्य ट्रेनें हैं वो सोनपुर से कटिहार, सोनपुर से छपरा, सोनपुर से वैशाली, किऊल से गया, समस्तीपुर से कटिहार, दरभंगा से झंझारपुर, दरभंगा से हरनगर, सहरसा से बढ़हरा कोटी से बनबनखी, ये ट्रेनें शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हम लोगों ने अभी बंद किया था उनको भी हम लोग कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आगे पुनर्बहाल करने का प्लान कर रहे हैं। और इधर बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुछ शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में 22 माह बाद शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे 1.25 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग भी मान ली है। दिव्यांगजनों का शिक्षक बहाली का मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा था, आज उस मामले की सुनवाई हुई है तथा उस मामले का निष्पादन भी हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिया गया था सरकार ने उसे मान लिया है। रोस्टर की गलती को भी माना गया है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज जो भी गलती सब में सुधार किया जाएगा। फिर दिव्यांगजनों को मौका दिया जाएगा ताकि वो 15 दिन के अंदर अपने प्रेफरेंसेस को अप्लाई कर सके। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। दरअसल राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बीते साल प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। कोर्ट ने अब शिक्षक बहाली पर से रोक हटा ली है, जिसके बाद राज्य सरकार भी बहाली प्रक्रिया में जुट गई है। दिव्यांग की श्रेणी से अलग के लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था, उनके तो वैलिड या वो कारगर रहेंगे ही, साथ ही दिव्यांग श्रेणी में भी जिन दिव्यांगों ने पहले आवेदन दिया था वो भी वैलिड रहेंगे। जो नहीं दे पाए थे, जो किसी कारणवश छूट गए थे, जो न्यायालय की इच्छा थी, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने 15 दिन का समय न्यायालय के हिसाब से वो बढ़ाया है और ये सारी प्रक्रिया अब 15 दिन के लिए बढ़ जाएगी। हम लोगों के पास चॉइस भी, विकल्प भी यही दो था। मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके आधार पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। कह सकते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में बड़ी राहत मिली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद वर्मा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।